हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। ठीक है, आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपका सीटेट लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 14 दिसंबर 2024। लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विद, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसके हिमायती इनमें से किस कथन से आप सहमत होंगे, यानी कि प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है उसको इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सपोर्ट करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, केवल एकेडमिक कंटेंट पे हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे हम बोलते हैं शैक्षिक शिक्षा और एक होती है सह शैक्षिक शिक्षा, यानी कि स्कॉलस्टिक एजुकेशन प्लस को स्कॉलस्टिक एजुकेशन। तो इसमें बच्चे का स्कूली एजुकेशन भी इन्वॉल्व होता है, दूसरा बच्चे का जो सह शैक्षिक अनुभव है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो बच्चा होता है ना उसको हम सेंटर में रखते हैं। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो हमेशा किस पे फोकस करेगा कि जो लर्निंग है वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का जो भी एक्सपीरियंस है या बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको ध्यान में रख के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाइए, तो बच्चा अपने आप सेंटर में हुआ। इसमें दो चीज़ें जो होती है वो मेन रोल प्ले करती हैं। एक होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब हम एक वर्ड सुनते हैं पीयर ट्यूरिंग, सोशल इंटरेक्शन, जो जीन पियाजे ने भी ये टर्म्स यूज़ की थी, लेव वाइगोत्स्की ने भी ये टर्म्स यूज़ की थी। तो जितना ज़्यादा आप कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे और जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेंगे, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प के साथ आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिलके सीखेगा। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, किस पे ध्यान दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। किस पे ध्यान देंगे, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना वो इसमें बहुत अच्छे से किया जाता है। कोलैबोरेशन लर्निंग होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। क्लियर, बच्चे को सेंटर में रख के आपको पढ़ाना चाहिए। बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का जो भी एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में बच्चे को आप एजुकेशन दीजिए। इसमें बच्चा जो भी एक्टिविटी करेगा ना वो हमेशा कैसी होंगी, हैंड ऑन एक्टिविटी होंगी, यानी कि बच्चा हमेशा खुद से करके सीखेगा। बच्चा इसमें कभी भी पैसिव लर्नर नहीं होगा। कैसा होगा, हमेशा एक्टिव लर्नर होता है। कैसा होता है, एक्टिव लर्नर। क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खुद अपने हाथ से करके देखते हैं तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट होती है। क्लियर, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है चिल्ड्रन आर ए डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ वॉट दे वुड बिकम एज एडल्ट रेदर देन वॉट दे आर एज चिल्ड्रन। बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वो क्या है इसकी बजाय वे वयस्क के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो बचपन होता है, ये बात सही है कि बचपन में वो किस रूप में है आगे चल के क्या होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब जो उसका करंट सिनेरियो है आप उसको सपोर्ट करके बच्चे को आगे तक एजुकेशन दीजिए। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट देम। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि नेचुरली गुड है तो समाज उन्हें भ्रष्ट कर देगा। ये अपनी चॉइस होती है कि हम किस टाइप के सर्कल को सपोर्ट करते हैं। सोसाइटी जो है वो बच्चे की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड, बिल्कुल गलत हो गया कि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। ठीक है, ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा असभ्य होते हैं और ना ही बच्चे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सभ्य होते हैं। एक बच्चा अपनी एक नॉर्मल ग्रोथ लेता है और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि उनका जो मोरलाइजेशन है उसके लिए सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप मोरल वैल्यूज़ कहाँ से सीखते हैं, समाज में रह के सीखते हैं कि हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। Children are born in social, cultural, economic context and this background influences their development. क्लियर, यहाँ पे पूछा क्या था, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको कौन सा स्टेटमेंट एडवोकेट करेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। वुडवर्थ ने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसमें जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास है वो आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट, ठीक है, जेनेटिक इनटू एनवायरनमेंट जो है उससे अफेक्ट करता है। क्लियर, इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या है, जहाँ बच्चे का समाज इन्वॉल्व होता है, यानी कि आप कैसे कल्चर को फॉलो करते हो, आप किस सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हो। आप जैसा लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करोगे हम धीरे धीरे वैसे ही बनने लग जाते हैं। तो बच्चे के एक
बोलते हैं ना कि को स्कोलेस्टिक जो डेवलपमेंट होता है, जो सह शैक्षिक निर्माण है, बच्चे के एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, उसमें समाज का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सांस्कृतिक मतलब जो संस्कृति होती है, कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि हर कल्चर अलग अलग है। कोई बंगाली कल्चर है, कोई मद्रासी कल्चर है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। आर्थिक संदर्भ मतलब अगर मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम बहुत चीज़ों में लैक कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या करती हैं, बच्चे के विकास में एक पृष्ठभूमि जो है उसको प्रभावित करती हैं। ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड में होता है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ एकेडमिक कंटेंट ही नहीं होता है, को स्कोलेस्टिक कंटेंट जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा और कोलेबोरेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बच्चे की लर्निंग इसमें इफेक्टिव होती है। बच्चा जब सेंटर में है तो उसमें हैंड ऑन एक्टिविटी होगी, खुद से वो करके सीखेगा। सेकेंड पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसमें इसमें जोर दिया जाता है, बच्चे को खुद से चीज़ों को एनालाइज करने पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिलीज, पीयर एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास का ऐसा कौन सा आयाम है जिसके तहत भावनाओं, आत्मधारणा, परिवार, साथी और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध जो हैं उनमें परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब भी बच्चे के अंदर चेंजेस होते हैं, मान लीजिए आपके इमोशंस आज कुछ और है कल कुछ और होंगे, आप किसी इंसान को लेके आज जो धारणा बना रहे हैं जरूरी नहीं कल भी सेम सस्टेन करे, वो चेंज हो सकती है। रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आज जो आपके दोस्त हैं कॉलेज में जाके वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो डेवलपमेंट के किस डोमेन में आती हैं, मनोसामाजिक, फिजिकल, संज्ञानात्मक और भाषाई। तो यहाँ ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा मनोसामाजिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो गई, मन और एक समाज, ठीक है। मन मतलब आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस जो है उन पे कंट्रोल कौन करता है, आप किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, आपका हार्ट और आपका ब्रेन। दूसरा, आपके जितने भी सेल्फ कंसेप्ट्स बनते हैं, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके जितनी भी चीज़ें होती हैं दे कम्स अंडर साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के मनोसामाजिक डोमेन के अंदर ये आती हैं। और मनोसामाजिक थ्योरी जो है इस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, एरिक एरिक्सन। किसने किया था, एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, नाओम चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास जिसमें जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोस्की है, जेरोम ब्रूनर हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड क्वेश्चन है द बिहेवियर इज इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल, पर्सनैलिटी ट्रेट दैट ए कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर टू एज विच एंड आर। जो बिहेवियर होता है यानी कि जो व्यवहार है, बेरुचियाँ हैं, दृष्टिकोण है, कौशल है, व्यक्तित्व है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। उन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाता है और ये क्या होते हैं। यानी कि आपका जो भी व्यवहार है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस तरीके से अपने आप को एटीट्यूड को कैरी करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस चीज़ में प्रो हैं, आपको कौन सी चीज़ है जो आती है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं वो एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर यानी कि स्पेसिफिक जेंडर जो है उसके लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं, कल्चरली डिफाइंड है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है और कल्चरली डिफाइंड है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, जेंडर रोल, और ये कल्चरली जो है वो डिफाइन होते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कैसे, ये जेंडर भूमिकाएं होती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका परसेप्शन क्या है चीज़ों को देखने का। सो दे ऑल कम्स अंडर जेंडर रोल्स। सेकंड चीज़ कि ये किसके थ्रू जो है डिटरमाइन होती हैं, ये होती है कल्चरली डिफाइंड होती हैं यानी कि सांस्कृतिक रूप से इनको परिभाषित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम all curriculum adaptation should be directed to lower the educational standard for special children। यहाँ पे बोला है कि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो सभी करिकुलर अडेप्टेशंस होते हैं यानी कि पाठ्यचर्या के अनुकूल जो है should be directed to lower, वो विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
क्योंकि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं दे डोंट हैव एनी पोटेंशियल फॉर लर्निंग इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम, क्योंकि अगर आप उनको मेन स्ट्रीम क्लासरूम में डालेंगे, मुख्य धारा वाली कक्षा में डालेंगे, तो उनके सीखने की कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों ही गलत है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम चल जाएगा कि ये दोनों ही क्या है, गलत है। क्यों? इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है जिसमें आप एक ही क्लास में सारे बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाते हैं, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे मेंटली डिस्टर्ब हो, चाहे बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो, चाहे डिसकैलकुलिया हो, चाहे डिसलेक्सिया हो, सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशंस लेते हैं। ठीक है, आप एजुकेशन में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला है एक समावेशी कक्षा जो होती है उसमें जो करिकुलम अडेप्टेशन है, यानी कि पाठ्यचर्या जो अनुकूलन है, शुड बी डायरेक्टेड, वो कैसा डायरेक्ट होना चाहिए, टू लोअर द एजुकेशन स्टैंडर्ड। यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी में डिसलेक्सिया है, किसी में डिस्ग्राफिया है, किसी में डिसकैलकुलिया है, कोई ऑटिज्म से पीड़ित है, तो उनके लिए जो सिलेबस है यानी कि जो करिकुलम है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड से कम बनाना चाहिए। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके अंदर अधिगम जो है उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मेन स्ट्रीम क्लासरूम। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। क्योंकि जब हम करिकुलम अडेप्टेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आप डाइवर्सिफाइड तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें कभी भी आप स्टैंडर्ड जो है उनको लो नहीं कर सकते, सिर्फ किस मारे कि इस क्लास में जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन भी प्रेजेंट हैं। हमेशा हमें बच्चे से एक हाई एक्सपेक्टेशंस जो है वो रखनी होती है और बच्चे की नीड को ध्यान में रख के डाइवर्सिफाइड तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना होता है। तो ए इसलिए गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि ये बहुत गलत है कहना कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अधिगम में पोटेंशियल ही नहीं होता। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए पोटेंशियल होता है और हमें ऐसे बच्चों से ये उम्मीद रखनी चाहिए दैट दे कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही गलत हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड पोस्ट ऑपरेशनल। ठीक है, सेंसरी मोटर होती है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है दैट कम्स अंडर 11 to 15। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसके सिद्धांत के अनुसार प्रीवियस नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो हमेशा न्यू नॉलेज को सीखने में हेल्प करती है। और जीन पियाजे ने 2 टर्म्स यूज की थी, एक तो उन्होंने कहा था एसिमिलेशन और एक उन्होंने टर्म दी थी एकोमोडेशन। ठीक है, ये 2 टर्म्स उन्होंने दी थी और इन दोनों को मिला के उन्होंने एक टर्म दी थी जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, उस प्रीवियस नॉलेज को बिना चेंज किए जब आप एज इट इज अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, आप मान लीजिए आपके पास पहले से ही कोई प्रीवियस नॉलेज है, अब आपने कोई न्यू नॉलेज जो है वो गेन की, अगर आपकी जो न्यू नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज में कुछ भी चेंज नहीं करती है, 0% चेंज होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर है, तो उसको तो हम बोलते हैं एसिमिलेशन। आपने न्यू नॉलेज ली लेकिन प्रीवियस को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। एकोमोडेशन में क्या होता है, जब आप न्यू नॉलेज को गेन करते हो तो प्रीवियस नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं आपकी करेक्ट होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, हमेशा प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो नई नॉलेज को गेन करने में हेल्प करती है और जीन पियाजे ने ये बात बोली थी। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जीन पियाजे ने कहा था कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे मैच्योरिटी को गेन करेगा, इसीलिए उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। जो बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है वो आगे चल के प्री ऑपरेशनल में जाएगा, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक में और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक में। इन चारों विकास की अवस्थाओं में बच्चे के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, सीखने का जो अनुभव होता है वो बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें इन्होंने ये बात बिल्कुल बोली थी कि जो सीखने का अनुभव होता है, बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो हमेशा बच्चे का जो करंट लेवल है संज्ञानात्मक विकास का, उस पर निर्भर करता है। लेट सपोज 0 से 2 साल का बच्चा है, इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मान लीजिए आपने बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, अब हम उसको कई बार छुपा लेते हैं अपने पीछे और बच्चे को बोलते हैं कि वो टॉय जो है वो चिड़िया ले गई। इस एज में बच्चा 0 से जब 1 साल का होता है तो बच्चा आपकी बात पे यकीन करेगा, लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, आप बच्चे को इस चीज को लेके बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये बात अच्छे से पता होती है वो ऑब्जेक्ट घर में ही है। अब अगर हम 2 से 7 साल के बच्चे की बात करें तो इस एज में बच्चे के अंदर मूर्त चीजों को लेके मतलब एक जो मैच्योरिटी है वो इतनी हाई नहीं होती। बच्चा इस एज में क्या है, कई चीजों को नहीं जानता, बच्चे को सीरियल वाइज चीजें जमानी नहीं आती, बच्चे को क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को अरेंज करना नहीं आता है। जबकि 7 से 11 साल के बच्चे में क्या होता है, बच्चा आराम से क्लासीफाई कर पाता है, बच्चा आराम से चीज़ों को नोमेनक्लेट कर पाता है, बच्चा आराम से सीरियल वाइज चीज़ों को अरेंज कर पाता है, बच्चे के अंदर मूर्त तरीके से चीज़ों को सोचना आ जाता है। जबकि औपचारिक संक्रियात्मक की बात करें तो इसमें बच्चा बिना मूर्त तरीके से, यानी कि दिमाग ही दिमाग में कैलकुलेशंस को सॉल्व करने लग जाता है। ठीक है, अब जब 2 से 7 साल का बच्चा होता है तो इसमें बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि खुद की जो बात है वो बिल्कुल सही है, सामने वाले की ओपिनियन उसके लिए मैटर ही नहीं करती। तो यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वो हमेशा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के करंट लेवल पे ही डिपेंड करता है। इस एज में बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होगी, इसमें अलग और इसमें अलग। मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत। इन्होंने रूट मेमोराइजेशन जो है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि बच्चा जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। द चाइल्ड इज ऑलवेज ए स्मॉल साइंटिस्ट। बच्चे को आप जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बच्चे की जो मेमोरी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। इन्होंने बोला था कि बच्चे को अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ठीक है, बच्चा जितना ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज़्यादा डिस्कवर करके चीज़ों को सीखेगा, उतना ज़्यादा बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये क्यों गलत है, इन्होंने याद करने को कभी भी, रूट मेमोराइजेशन को इन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। बायोलॉजिकल फैक्टर हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। प्रीवियस नॉलेज हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला है लेव वाइगोस की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। जो याद रखिएगा, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, इसमें 3 से 4 साइंटिस्ट आते हैं। एक है जीन पियाजे, ठीक है, पहले कौन है, जीन पियाजे, सेकंड है वाइगोत्स्की और थर्ड है आपके जेरोम ब्रूनर। ठीक है, ये जो है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया था। अब यहाँ पे पूछा है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो क्या है। इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरनमेंट प्रोसेस, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, अ यूनिफाइड प्रोसेस। पहली बात तो ना तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को एकीकृत प्रक्रिया बोला था, ना ही व्यक्तिगत बोला था। इन्होंने बोला था कि ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें एक बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चे की मदद करके आगे बढ़ता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला था कि जितना ज़्यादा बच्चा समाज में रह के सोशल इंटरेक्शन करेगा, आप याद रखिएगा इनकी पूरी जो थ्योरी है वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सोशियो कल्चर थ्योरी भी इनको बोला जाता है। तो जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करोगे उतना ज़्यादा हम नॉलेज को गेन करते हैं और उतना ज़्यादा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सेकंड चीज़, इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, एक दिया था MKO, एक इन्होंने दिया था स्कैफोल्डिंग और एक इन्होंने टर्म दी थी ZPD। ठीक है, MKO का मतलब होता है जब हमसे ज़्यादा कोई नॉलेज रखता हो, ठीक है, आपको जितनी करंट नॉलेज है उससे 10 गुना अगर नॉलेज किसी और के पास है तो हम उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं, वो होता है आपका MKO। उसके बाद ये जो MKO है वो शुरुआती मदद जो हमको देता है उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण। यानी कि मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को लेके यहाँ पर स्टक है, ये आपकी शुरुआती फेज है, आप यहाँ स्टक हो गए, यहाँ पे आपको एक छोटी सी हेल्प दे दी जाएगी, तो वो जो छोटी सी हेल्प है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण। इस हेल्प की मदद से आप अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक जब पहुँचते हैं तो ये जो बीच का गैप होता है उसे हम बोलते हैं ZPD। ZPD का पूरा नाम क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने
ओरिजिनल डेवलपमेंट से कहाँ पहुंचे, अपने एक्चुअल डेवलपमेंट पर। किसकी मदद से, एमकेओ की मदद से, ठीक है। ये जो शुरुआती मदद है उसको हमने क्या बोला, इसके फोल्डिंग। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो एनवायरमेंटल प्रोसेस है, इन्होंने इस थ्योरी में इसको डिफाइन किया था। एनवायरमेंटल प्रोसेस मतलब जितना ज़्यादा आप अपने एनवायरमेंट से नॉलेज को गेन करते हैं। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने कैसे देखा था, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग प्रोसेस, लेव वाइगोस्की कंसेप्चुअलाइज्ड लैंग्वेज इज एन। यहाँ पे पूछा है कि भाषा और जो सोच है, यानी कि लैंग्वेज और जो थिंकिंग है, इस प्रक्रिया के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने भाषा को कैसे कंसेप्चुअलाइज किया, किस धारणा के तौर पर उन्होंने भाषा को देखा था। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित ही नहीं है। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, एक सांस्कृतिक उपकरण जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड्स, एक आत्म केंद्रित भाषा जिसमें केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाता है। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में ये भाषा जो है वो बाधा डालती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है ना वो तो आप डायरेक्ट हटा दीजिए कि कभी भी लैंग्वेज जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बैरियर नहीं होती। अगर आप पहले चीज़ों को भाषा के तौर पे डिफाइन नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये हिंड्रेंस होती है। सेकंड, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, ईगो सेंट्रिक स्पीच, लैंग्वेज को जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है वो किसने कहा था, वो कहा था आपका जीन पियाजे ने। किसने कहा था, जीन पियाजे। इन्होंने बोला था कि जो भाषा होती है वो एक आत्म केंद्रित रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये स्टेटमेंट जीन पियाजे ने दिया था। उन्होंने अपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये बात बोली भी थी कि बच्चा जो होता है वो ईगो सेंट्रिसिज्म का शिकार होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसकी ओपिनियन ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ क्या होगा, ईगो सेंट्रिक स्पीचेस वॉज गिवन बाय जीन पियाजे। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है ना वो कैसा होता है, एक सांस्कृतिक उपकरण है, यानी कि एक कल्चरल टूल होता है जो कॉग्निशन को कई तरीके से क्या करता है, सुगम बनाता है। आपने अगर लेव वाइगोस्की की थ्योरी ढंग से पढ़ी हो तो इन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज होती है वो बच्चे के जो संज्ञान है, यानी कि जो कॉग्निशन है उसको क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, यानी कि उसको वो प्रोसीड करती है। अगर बच्चा खुद से बात नहीं करेगा, जिसको इन्होंने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था, जिसको इन्होंने व्यक्तिगत वाक का नाम दिया था, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बच्चा जो है उसकी भाषा ही उसके कॉग्निशन को फैसिलिटेट करती है। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि जो कॉग्निशन होता है वो भाषा को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इंडिपेंडेंट डोमेन नहीं है, इसका हमेशा संज्ञान से रिलेशन होता है। आप दिमाग में जो चीज़ सोचते हो वही आपके मुंह से निकलती है। तो यहाँ क्या है, लैंग्वेज और थिंकिंग एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आई रिपीट, ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा, वो क्या करती है, थिंकिंग को फैसिलिटेट करती है, यानी कि संज्ञान को और कॉग्निशन को फैसिलिटेट करती है। जबकि जीन पियाजे ने कहा था कि जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, वो क्या करती है, भाषा को फैसिलिटेट करती है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज कैसी होती है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है, बच्चा अपने आप को सुपीरियर रखता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये एक कल्चरल टूल होता है। अगर आप भाषा को सही से जानते ही नहीं हैं तो आप समाज में लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। जो गोल ओरिएंटेशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लक्ष्य अभिविन्यास, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका परफॉर्मेंस और एक होता है आपका मास्टरी, ठीक है। एक होता है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन और एक होता है आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। जो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होता है ना, वो अपने गोल को बस अचीव करने के लिए किया जाता है कि आपको जैसे क्लास में फर्स्ट आना है या फिर आपको ये चीज़ जो है वो एग्ज़ाम पास करना है, इसके लिए हम करते हैं परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जबकि जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन होता है ना, ये जब आपको किसी चीज़ पे मास्टरी हासिल करनी हो, आपको वो चीज़ में अभी एक होता है ना कि अपनी पकड़ जो है उसको बनाना हो, तब हम मास्टरी गोल ओरिएंटेशन करते हैं। मान लीजिए आपको नीट का एग्ज़ाम निकालना है तो वो हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। लेकिन अगर आपको किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसमें बहुत अच्छे से पकड़ हासिल करनी है तो वो होता है आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन।
अब यहाँ पे पहला आपसे पूछा है कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ। एक बच्चा जो है वो अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये है आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि बच्चा मेहनत क्यों कर रहा है, जिससे उसकी उसकी ग्रोथ जो है वो आगे और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत हार्ड तरीके से पढ़ रहा है जिससे उसकी खुद की ग्रोथ इम्प्रूव हो। वो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक। यहाँ पे बच्चा किसी भी विषय की गहरी समझ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये भी क्या होगा आपका मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। यहाँ पे भी आप किसी आउटर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट ए गुड ग्रेड एंड बी बेटर देन अदर्स। ये क्या हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो क्यों अच्छी मेहनत कर रहा है, क्यों कड़ी मेहनत कर रहा है, जिससे उसको एक अच्छी ग्रेड मिले, गुड ग्रेड। ठीक है, और दूसरा वो दूसरों से अपने आप को बेहतर साबित कर सके। जो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो है उसकी भावना आ जाती है। ठीक है, जबकि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन में क्या होता है, बच्चा खुद से ही फाइट करता है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द टीचर। एक बच्चा जो है वो कठिन से कठिन मतलब अधिक से अधिक सीखने के लिए किससे, टीचर से। होता है ना, कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं वो सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि सामने जो टीचर है उससे जितना ज़्यादा वो गेन कर सके उतनी वो मेहनत करता है। तो ये भी आपका कैसा होगा, मास्टरी और गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों क्या है, मास्टर गोल ओरिएंटेशन। जबकि तीसरा जो है वो क्या है आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो एक तो गोल को अचीव करने के लिए कर रहा है, ग्रेड जो है उसको पाने के लिए, और दूसरों से बेहतर दिखने के लिए। जबकि बाकी के जो तीन हैं उनमें वो खुद में इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्की आइडियाज अ टीचर शुड। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके आइडिया को फॉलो करते हुए एक टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी आपको दिमाग में रखनी होगी। प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स बाय स्टूडेंट। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। डिसएमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट। विद्यार्थियों के द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट टू कॉम्पीट विद ईच अदर। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी आती भी नहीं है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एनकरेज स्टूडेंट, मतलब बच्चों को आप उतना ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, किस लिए, कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने लग जाएं। ये बिल्कुल गलत होता है। किसी भी एजुकेशन का ये पार्ट नहीं हो सकता कि बच्चों के अंदर आप कॉम्पिटिशन की भावना डाल दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है और लेव वाइगोत्स्की ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की थी। विद्यार्थियों के द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। डिससेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट। रोट मेमोराइजेशन जो है उसको कोई भी साइंटिस्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता। कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करेगा। अगर आप चीज़ों को सिर्फ रट रहे हैं, उनको कंठस्थ याद कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो आप भूल जाएंगे। ये हमेशा एक शॉर्ट मेमोरी होती है। डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स बाय स्टूडेंट। विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक जो उपकरण हैं उनके उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये स्टेटमेंट इनकी थ्योरी के बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज में रह के सीखेगा, जितना ज़्यादा कल्चरल टूल्स को यूज़ करेगा, उतना ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ जो है वो आगे चल के एनहेंस होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप बच्चों के साथ रेसिप्रोकल टीचिंग में नहीं जाएंगे, रेसिप्रोकल मतलब जहाँ पे बच्चा जो होता है, ये मान लीजिए टीचर है और ये क्या है आपका स्टूडेंट है, ये क्या करते हैं, बदल बदल के टीचिंग करते हैं। मतलब जो रोल्स हैं उनको चेंज करके इसमें टीचिंग जो है वो की जाती है। पारस्परिक, और इन्होंने एक टर्म भी बोली थी जिसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। जब कोलैबोरेटिव लर्निंग इनका एक मेन डोमेन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पारस्परिक अध्यापन यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो बच्चों के साथ टीचर को करनी चाहिए। ठीक है,
इस मेथड को पढ़ाने से क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या होगा, बच्चा क्वेश्चन करेगा, बच्चा चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा, चीज़ों को प्रिडिक्ट करेगा। बेसिकली एक इंटरचेंजिंग रोल मेथड होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से इंटरचेंज करके बच्चा और टीचर जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which of the following are the effective strategies to teach new concepts? नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल, प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमॉन्ग कॉन्सेप्ट, गिविंग ए डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज इट। अब यहाँ पे पूछा है, अगर आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाना है तो कौन सी इफेक्टिव जो स्ट्रेटेजीज हैं वो आप काम में लेंगे। लेट सपोज अगर मुझे आपको फोर्स पढ़ाना है, ठीक है, तो फोर्स पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि आपको कितनी नॉलेज पहले से है, और उसमें वो प्रीवियस नॉलेज जो है उसको यूज़ करके हम धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को दिमाग में फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, फोर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को कनेक्ट करके अपने दिमाग में रखेगा। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स, कई बार क्या होता है, हम कोई भी टॉपिक बच्चों को जब पढ़ाते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कई बार हम उसको उदाहरणों से ही समझाएं, कई चीज़ें हम गैर उदाहरण देके भी बच्चे को समझा सकते हैं। प्रमोटिंग थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप अमॉन्ग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं के बीच जो संबंध है उसके बारे में सोच को बढ़ावा देना। जब तक आप बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है गिविंग ए डेफिनेशन एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रोट मेमोराइज इट। ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपने बच्चे को एक परिभाषा दे दी और बच्चों को बोला है कि इसे आप याद करिए। कहीं भी आपको अगर रोट मेमोराइजेशन दिखे या परिभाषा याद करना दिखे या कंठस्थ करना दिखे, वो साइकोलॉजी जो है उसका पार्ट कभी भी नहीं होते, इसको हमेशा एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज दियर रोल। अभी हमने पढ़ा था कि लेव वाइगोत्स्की जो है उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग जो है उसमें क्या होता है, जो टीचर होता है और जो बच्चे होते हैं वो रोल्स को इंटरचेंज करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों जो होते हैं, टीचर जो होता है वो और जो स्टूडेंट होता है, ये दोनों ही लीड पोजीशन में होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, लीड पोजीशन में होते हैं। दोनों ही क्या करेंगे, टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक उठाएंगे, एक दूसरे का रोल चेंज करेंगे, कभी टीचर स्टूडेंट बनता है, कभी स्टूडेंट टीचर बनता है। दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ों को प्रोडिक्ट करेंगे, चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगर हम कंडीशनिंग लर्निंग की बात करें तो ये हमेशा किस पे बेस्ड होती है, री पे। किस पे बेस्ड होती है, री, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। और इस पे सबसे ज़्यादा किसने काम किया था, BF स्किनर ने, जो व्यवहारवादी है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिसेप्टिव लर्निंग, इसमें क्या होता है, लर्नर हमेशा कैसा होगा, पैसिव, यानी कि जो स्टूडेंट है, बच्चा जो है वो हमेशा कैसा होगा, पैसिव। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करना, ये देखिए ग्रहणशील अधिगम, जिसमें आप चीज़ों को सिर्फ रिसीव करते हैं। एक्सपोजिटरी टीचिंग क्या होती है, इसमें क्या करता है, टीचर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसका वर्णन करेगा। हिंदी में अगर हम देखें वर्णनात्मक अध्ययन, टीचर के पास जितनी भी नॉलेज है वो उसको डायरेक्टली बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देता है। हम ब्लैक बोर्ड मेथड देखते हैं जहाँ पे टीचर कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी नॉलेज है उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, बच्चे उसको कॉपी में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है आपका एक्सपोजिटरी टीचिंग। यहाँ पे पूछा है इंटरचेंज देयर रूल्स, वो क्या होगा आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। Next is Fiza analyzes that she has more problem in learning topic X than in learning topic Z because she is interested in topic Z and is paying focused attention to it. Which of the following construct describe Fiza's abilities to analyze her thinking? Fiza जो है उसने ये चीज़ एनालाइज की कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। Z की बजाय उसको क्या है, X में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो Z में क्या करती है, इंटरेस्ट रखती है, इसलिए उस पर ध्यान वो केंद्रित कर रही है। लेट सपोज आपको मैथ में इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या है, मैथ में अपनी पकड़ अच्छी रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसको आप टाइम देंगे, उसको आप चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, जबकि साइंस को क्या है, आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला है ऐसी कौन सी संरचना है जो फिजा की सोच को एनालाइज करने की क्षमता का वर्णन करती है।
यहाँ पे कौन सी टर्म है जो फिज़ा को एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको डिफाइन कर रही है, कि फिज़ा ने ये चीज़ एनालाइज की कि मैं उसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, उसमें वीक हूँ, तो मेरी पकड़ उस पर इसलिए अच्छी है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, मेटाकॉग्निशन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। संज्ञान जो भी आपकी थिंकिंग होती है, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वो एनालिटिकल हो, जिसमें आप खुद से चीज़ों को सोचते हैं, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। स्मृति जो भी हमारा स्कीमा होता है, जो जीन पियाजे ने बोला था स्कीमा, यानी कि दिमाग के किसी पोर्शन में हम सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसमें दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व होता है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है। मान लीजिए आपका गवर्नमेंट में 2 एग्जाम्स में सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि मैं इसको ज्वाइन करूँ या मैं उसको ज्वाइन करूँ। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अधिसंज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन होता है जिसमें इंसान जो होता है वो खुद की थिंकिंग के बारे में क्या करता है, सोचता है, जिसमें आप खुद से ही चीज़ों को क्या करते हो, एनालाइज करते हो। आपको खुद को ही पकड़ बनानी होती है कि क्या आपका पॉजिटिव है, क्या आपका नेगेटिव चीज़ है। हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और ये सारी प्रोसेस किस पे होती है, हमारे खुद की जो अधिगम है, यानी कि अपनी खुद की, जिसको हम बोलते हैं वंस लर्निंग। अपनी खुद का जो अधिगम है उसी को ही हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी को ही हम डिफ़िकल्टी मालूम करेंगे अपने बारे में। मतलब सब जो भी आपको प्रोसेस करनी है वो सब अपने ऊपर होती है। बेसिकली अपना पूरा अटेंशन जो होता है वो खुद हम अपने ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्या हमारा यूएसपी है, क्या हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या तो कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। मेमोरी क्या होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना या फिर उसको ब्रेन में स्टोर करके रखना। कॉग्निशन क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को सोचने या समझने की सिंपल प्रोसेस होती है, ठीक है। जबकि मेटा कॉग्निशन अगर एक टर्म में इसको समझे तो वो क्या होता है, आपका सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या होती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम खुद के ही बारे में चीज़ों को खुद से ही समझते हैं। नेक्स्ट इज हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट। जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो क्या प्रस्तावित करती है, इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रिडिक्ट अकेडमिक सक्सेस। जो बुद्धिमत्ता है वो अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। इंटेलिजेंस इज चेंजेस ओवर टाइम, बुद्धि समय के साथ बदलती है। इंटेलिजेंस इज प्राइमरीली इनहेरिटेड, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत में मिलती है। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रिडिक्टेड प्रिसाइजली, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो बुद्धि होती है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। मान लीजिए पहले आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में थे, यानी कि आपको बोलना बहुत अच्छा आता था, धीरे धीरे आपकी मैथ पे पकड़ हो गई, आपकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो गया। तो जो आपका इंटेलिजेंस है वो समय के साथ हमेशा चेंज होता है। जब हम छोटी क्लास में होते हैं हमारा इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते जाते हैं, एक मेच्योरिटी के साथ हम इंटेलिजेंस जो है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हार्वर्ड गार्डनर है उनकी थ्योरी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, स्पेटियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, डायनामिक होती है। कैसी होती है, हमेशा डायनामिक, यानी कि गतिशील होती है। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है इट गेट्स चेंजेस। क्यों, आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस गेन करोगे, ठीक है। हम पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 12th क्लास तक हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं। यहाँ हमारा इंटेलिजेंस बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारा इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी क्या करता है, हमारे इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं चेंज करता है। क्लियर। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उन्होंने क्या बोला था, बुद्धि समय के साथ बदलती है। क्यों बदलती है, हमारे एक्सपीरियंस और लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हमारा इंटेलिजेंस बदलता है। इंटेलिजेंस कैसा होता है, हमेशा डायनामिक होता है, ठीक है। इन्होंने इंटेलिजेंस कितने टाइप का बताया था, 8, ठीक, क्लियर। दूसरा सेकंड अगर हम देखें कि बुद्धिमत्ता जो होती है बुद्धिमत्ता जो होती है वो सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आईक्यू अगर आपका कम है तो आप जिंदगी में कभी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते,
ठीक है। जो रिलेशन होता है वो आईक्यू से एक हल्का सा रिलेशन हो सकता है कि एवरेज है, ऑन एवरेज, बिलो द एवरेज है या अबव एवरेज है, लेकिन आप इस चीज़ पे ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बच्चा आगे चल के कितना सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसमें हमेशा जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है और जो जेनेटिक फैक्टर होता है ये दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, करेक्ट। और इन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो मल्टीफेसेटेड होता है, यानी कि इंटेलिजेंस के 8 प्रकार हैं। जरूरी नहीं है कि एक बच्चे का अगर मान लीजिए सिंगिंग अच्छी है तो उसकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो, जरूरी नहीं है ना। 8 टाइप की अगर बुद्धि है, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, तो आप उसको एक सिंगल टेस्ट के थ्रू कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज while there exists a possibility of intra-group individual differences, yet most students with autism, ये अगर अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी परफॉर्म सुपीरियर स्किल ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी, डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूटीन और स्टेप। जो अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नता हैं, ठीक है, इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक ही क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट स्टूडेंट हैं वो कैसे पीड़ित हैं, ऑटिज्म से पीड़ित हैं। मान लीजिए एक कोई क्लास है, ठीक है, अब इसमें ऑटिज्म वाला बच्चा भी है, डिस्कैलकुलिया वाला बच्चा भी है, डिस्ग्राफिया भी है, डिसलेक्सिया भी है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। इतनी संभावनाओं के बावजूद भी जो ऑटिज्म वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सुपीरियर स्किल को परफॉर्म करेंगे इमेजिनेटिव प्ले की। दूसरा, एडवांस जो सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी है उसको रिक्वायर करेंगे, यानी कि सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि जो है उसको प्राप्त करेंगे। पहली बात तो ये यहाँ पे देखिए, जो परफॉर्म सुपीरियर स्किल होती है ना, कल्पनाशील खेल जो होता है वो जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है, तो इन बच्चों में ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये एब्सेंट होगा। ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं ना वो स्वलीन बच्चे होते हैं। कैसे, वो अपने आप में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उनको समाज में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं होता, ना ही उनका एनवायरनमेंट बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल चुप रहेंगे, एक ही काम को अगर करेंगे तो बार बार उसको रिपीट करते जाएंगे, करेक्ट। तो जो ऑटिज्म है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनकी स्ट्रिक्ट एडरेंस होती है किसी भी रूटीन या स्टेप से, वो दिनचर्या या चरण जो है उनका सख्ती से पालन करते हैं। मैंने अभी समझाया कि अगर कोई भी काम होता है, अगर एक बार वो उसको करना स्टार्ट करेंगे तो उसको करते ही जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना वो बहुत रेयरली ऐसा होगा किसी ऑटिज्म वाले बच्चे में मिले, जिसको हम बोलते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ये बहुत डिले या बहुत ही टिपिकल टाइप चीज हो जाती है। ये कैसे बच्चों में मिलती है, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, अबव द एवरेज जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, उनके अंदर एडवांस कम्युनिकेशन स्किल होती है। एक्वायर एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोकी, जो सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता है कि कितना ज़्यादा आप समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप इमोशनली लोगों के साथ कितना अटैच हो पा रहे हो, वो इन लोगों में कैसा होता है, चैलेंजिंग होता है। इन लोगों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। भय और तनाव का जो वातावरण होता है वो छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, लर्निंग इज गवर्न बाय ओनली एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो अधिगम होता है वो केवल बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पहली चीज, जब भी आप क्लास में फियर और स्ट्रेस का एनवायरनमेंट बनाते हो तो वो क्या करेगा, एक मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो उसको फैसिलिटेट ना करके क्या करता है, हिंडर करता है, यानी कि उसको क्या करेगा, एक बाधा उत्पन्न करता है। ये हमेशा कैसी करेगा, क्लास में एक बाधा उत्पन्न कर देगा। जब क्लास में आप भय का माहौल रखोगे तो बच्चा आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाएगा, कभी भी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तनाव, बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा कि वो कभी भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं कर पाएगा। और रीज़न क्या है कि लर्निंग जो होती है केवल एक्सटेंसिव फैक्टर से मोटिवेट होती है, नहीं,
लर्निंग जो होती है उसमें एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि आंतरिक वातावरण में क्या आता है, आंतरिक वातावरण में आएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है, बच्चे का कितना इंटरेस्ट है। दूसरा मोटिवेशन, कि बच्चा कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है। तीसरा क्यूरियोसिटी, कि बच्चे के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। दूसरा इमोशनल स्टेट, कि बच्चा इमोशनली कितना फिट है उस कॉन्सेप्ट को समझने में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, भय और तनाव का वातावरण बच्चे को सचेत और हरदम तैयार नहीं रखता है और ना ही सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। दूसरा, अधिगम केवल बाहरी कारकों से नियंत्रित नहीं होता बल्कि जो आंतरिक कारक होते हैं उनसे भी ये नियंत्रित होता है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन, जो क्लास समावेशन होता है यानी कि वर्ग समावेशन जो होता है वो किसका एक उदाहरण है। Lokesh has trouble with classifying one concept Delhi as a subset of another India। जो लोकेश है उसको इस संकल्पना यानी कि जो दिल्ली है वो एक संकल्पना है, उसको दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में सब परेशानी होती है। आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसेट क्या होता है। एक होता है आपका सेट, इसी का ही पार्ट होता है आपका एक सबसेट, ठीक है। सेट क्या है आपका यहाँ पे इंडिया, ठीक है, सेट क्या हो गया आपका इंडिया। इंडिया क्या है, कंट्री। इसी का ही सबसेट क्या हुआ, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली क्या है एक स्टेट है। तो ये क्या है, सेट का सबसेट, इंडिया का पार्ट क्या है, दिल्ली। लोकेश को ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है, क्यों। अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो भावनाएं होती हैं वो स्मृति यानी कि मेमोरी और लर्निंग सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं। इट कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, और ये स्वनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। अब यहाँ पे पूछा है कि दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही रॉन्ग है, ए सही है आर गलत है, आर सही है ए गलत है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए कि सही कैसे है। लोकेश जो है उसको क्या है, क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि जो क्लास इंक्लूजन होता है, ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास इंक्लूजन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है आपका कॉग्निटिव कैपेबिलिटी से। किससे, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। इसमें क्या होता है, हम बच्चे का जो संज्ञान है उस पर काम करते हैं। आपको बच्चे को ये चीज़ समझानी होगी कि कोई भी जो कैटेगरी होती है या जो क्लास होती है वो एक ब्रॉड कैटेगरी होती है। कैसे, यहाँ पे एक सेट होता है, दूसरा उसका सबसेट होता है, ठीक है। तो इस सेट यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया, और सबसेट क्या हुआ यहाँ पे आपका दिल्ली। तो ये चीज़ आपको बच्चे को समझानी पड़ेगी। जो सेट होता है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी का पार्ट होता है, ठीक है। अब बच्चे को दिक्कत किस में आई कि दिल्ली जो है वो इंडिया का एक पार्ट है। ये एक क्लास इंक्लूजन जो प्रॉब्लम होती है उसका ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चे जो है वो क्लास इंक्लूजन को नहीं समझ पाते, यानी कि वर्ग समावेशन जिसमें सेट और सबसेट आते हैं, ठीक है। तो बच्चे को आपको ये चीज़ पहले समझानी होगी। बच्चे को आप एग्जाम्पल देके क्लास इंक्लूजन समझाइए। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, जिसे हम बोलते हैं 2 से 7 साल की स्टेज, ये जीन पियाजे जो हैं उन्होंने वहां पे इसको समझाया था कि बच्चे को ये चीज़ समझने में दिक्कत आती है। बच्चा कैसे समझेगा कि हर वर्ग का कुछ ना कुछ सब वर्ग होता है। तो यहाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब अगर हम रीज़न की बात करें, इन्होंने रीज़न क्या दिया है, ये रीज़न जो है वो सही है लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये इससे बिल्कुल अनरिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन, ये चीज़ समझना कि जो इमोशन है वो मेमोरी और लर्निंग को अफेक्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके इमोशन सही नहीं हैं, आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई है या आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, आप किसी रिजल्ट में फेल हो गए हैं, तो वो क्या होता है आपकी मेमोरी और लर्निंग को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये लीड होता है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग से। तो ये चीज़ जो है वो खुद आप कितना लर्न कर पा रहे हो चीज़ों को, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, अफेक्ट करता है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मतलब जब आप खुद से ही चीज़ों को स्वनियमित करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा डालता है। तो आपके इमोशंस मेमोरी और लर्निंग को इफेक्ट करते हैं और यही इमोशंस जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में लीड होता है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मतलब जहाँ पे आप अपनी मेमोरी और लर्निंग में फ़र्क डालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्टली डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट, कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। असेसमेंट दो होते हैं, एक होता है आपका डायग्नोस्टिक और एक होता है आपका रेमेडियल। डायग्नोसिस जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ पे लैक कर रहा है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर पहले बीमारी को डायग्नोस करता है, आपने सिम्टम्स बताए लेकिन डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है। फिर बीमारी पता लगने के बाद डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाइयाँ देता है, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। जब आपने डायग्नोसिस कर लिया कि बच्चा मान लीजिए आपका एलजेब्रा में लैक कर रहा है या बच्चे को आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है, मैथ में अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ हेल्प करके उसकी रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेगा। टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्शन, उन क्षेत्र की पहचान करना जहां बच्चे को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो यही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नैदानिक जो आकलन है उसका मतलब यही होता है कि ऐसे एरिया को मालूम करो जहाँ पे बच्चे को एक एडिशनल हेल्प या डायरेक्शन की ज़रूरत है। टू गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकली असेस द वर्क ऑफ दियर पीयर्स, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना नहीं। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें हम ये चीज़ कभी भी नहीं करते हैं कि हम सहकर्मी के काम का आकलन करें। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न ऑफ स्टूडेंट एंड डिज़ाइन ए करियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर नीड, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पार्ट नहीं होता है। शिक्षक को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर अबाउट दियर टीचिंग मेथड, ये भी इसका पार्ट नहीं होता है कि आप बच्चे को टीचिंग मेथड जो है टीचर को फीडबैक दो कि किस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। ये सब जो आते हैं ना वो किस में आता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, जब हम असेसमेंट पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट आता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका, असेसमेंट फॉर रेगुलेशन। समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ रेगुलेशन। एक होता है आपका सेल्फ असेसमेंट जहाँ पे हम खुद का आकलन ही क्या करते हैं, खुद से करते हैं। करेक्ट, तो वहाँ पे ये चीज़ों को यूज में लिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है जहाँ पे हम टीचर को फीडबैक देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट है 10 ईयर ओल्ड काकुली इज स्ट्रगलिंग विद ए डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। 10 साल की जो काकुली है वो मैथ की समस्याओं में क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। वॉट कैन हर टीचर टू डू एनहेंस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यहाँ पे जो टीचर है वो क्या कर सकता है कि उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको एनहेंस किया जा सके। गिव सीवियर पनिशमेंट सो दैट दिट्स नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर, बिल्कुल ही गलत है कि उसको ऐसी कड़ी सजा दे दे कि भविष्य में ऐसा दोबारा ही ना हो। उसमें क्या होगा, बच्ची जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी और मे बी वो शायद फिर उन प्रॉब्लम्स को लेके टीचर के पास कभी भी ना जाए। गिव हर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर आप बच्चे को उसकी समस्या का समाधान दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रोट मेमोराइजेशन, यहाँ पे बच्चा चीज़ों को रटना चालू कर देगा। टेल हर टू स्किप द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये भी गलत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके स्टक हो गए हैं तो ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता कि आप उस प्रॉब्लम को क्या करें, स्किप करके नेक्स्ट पे बढ़ जाएं। एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, बिल्कुल सही है। इसमें क्या करते हैं, हम स्कैफोल्डिंग देते हैं। ये थ्योरी किसकी थ्योरी का पार्ट है, लेव वाइगोत्स्की। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे को आप क्या कीजिए, स्कैफोल्डिंग दीजिए। स्कैफोल्डिंग मतलब शुरुआती मदद या फिर ढांचा या पाड़ निर्माण। यहाँ पे बच्ची को प्रॉब्लम आ रही है, काकुली को, वो क्या कर रही है, कठिन सवाल से जूझ रही है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, उसे एक तो एनकरेज करेगा कि वो ट्राई करती रहे, कोशिश करती रहे और जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ उसको वो मदद देगा। तो यहाँ पे जो टीचर है वो कौन हुआ, एमकेओ। ठीक है, एमकेओ की मदद से काकुली को शुरुआती मदद मिली, ढांचा या पाड़ निर्माण हुआ, उसके बाद वो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक यहाँ पर पहुँच जाएगी। टीचर की मदद से वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेगी। तो यहाँ जब वो पहुँचेगी तो इस बीच के गैप को हम बोलते हैं ZPD। करेक्ट, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। बच्चे को आप स्कैफोल्डिंग दीजिए जिससे कि वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट इज जीन पियाजे परसीव्स व्हाट टू बी व्हाट, लेव वाइगोत्स्की बिलीव व्हाट टू बी व्हाट। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि जो जीन पियाजे हैं वो क्या परसीव करते हैं, जीन पियाजे किसको क्या मानते हैं और लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे स्पीच के बारे में पूछा है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो स्पीच होती है वो कैसी होती है, ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है। तो पहला और चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो गए। प्राइवेट स्पीच किसके अकॉर्डिंग होती है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग।
तो जीन पियाजे ने क्या बोला है कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, ठीक है। जो किसका साइन होता है, एक कॉग्निटिव जो इमेच्योरिटी होती है ये उसका साइन होता है। इन्होंने किस चीज़ पे बिलीव किया था कि जो यंग बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं, मतलब खुद से ही चीज़ों को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में इनकेपेबल होते हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल की, उसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बच्चा ईगो सेंट्रिसिज्म शो करता है। बच्चे के लिए खुद की ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वही सबसे सही है और सामने वाले को वो बात माननी होगी। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्पीच कैसी होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है जो कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का एक पार्ट होती है, यानी कि जो संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है। बच्चा इस एज में अपरिपक्व भी होता है, उसको समझ नहीं होती तो वो सामने वाले की ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। जबकि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भाषा होती है, स्पीच जो है वो कैसी होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। इन्होंने इस स्पीच को, प्राइवेट स्पीच को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा था, ठीक है, पॉजिटिव, और एक असेंशियल टूल इन्होंने बोला था जो बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि स्व विनियमन में प्रभावी होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब खेलता है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ये जब खेल रहा है तो खुद से ही बातें करता है। क्यों करता है? कि आगे जो भी उसने अपने दिमाग में चीज़ें सोच रखी हैं उनको वो इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करवाए। कई बार बड़े लोग भी जो होते हैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो खुद से ही बातें करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होती है उसे हम आत्मकेंद्रित वाक बोलते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे। प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये पार्ट होता है जिसे हम संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डजंट इन्वॉल्व। जो यूनिवर्सल डिजाइन होती है लर्निंग के लिए वो क्या इन्वॉल्व नहीं करती, यानी कि सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं होता है। प्रैक्टिसाइजिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स, giving all learners various ways of acquiring information and knowledge, providing all learners alternative for demonstrating what the learners know, टॉपिंग इनटू ऑल लर्नर इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कि जो यूनिवर्सल डिज़ाइन है लर्निंग की उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता। जहाँ पे भी लेबलिंग आ जाएगी और कैटेगराइजेशन हो जाएगा लर्नर्स का, वो कभी भी एक पॉजिटिव आंसर नहीं होता, ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कैटेगराइजेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये ब्रिलियंट बच्चों की कैटेगरी है, ये मॉडरेट बच्चों की कैटेगरी है, ये बिलो द एवरेज बच्चों की कैटेगरी है। तो कैटेगराइजेशन में बच्चा हमेशा कैसा फील करता है, लॉस्ट फील करता है अपने आप को। लेबलिंग मतलब ये क्लास जो है वो इंटेलिजेंट है, ये क्लास जो है वो एवरेज है और ये क्लास मतलब बिल्कुल ही पिछड़े बच्चों की है। तो ना तो आपको बच्चों को लेबलिंग करनी है ना ही उनका कैटेगराइजेशन करना है। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं टर्म्स, लेबलिंग और कैटेगराइजेशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पार्ट नहीं है, ये कभी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं होती। चाइल्ड साइकोलॉजी में इसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। गिविंग ऑल लर्नर वेरियस वेज ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, सभी बच्चों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चा अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, नॉलेज को गेन कर सकता है, अलग अलग तरीके से बच्चा अपने आप को इंगेज कर सकता है। प्रोवाइडिंग लर्नर्स, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। मान लीजिए आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे के पास उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप बच्चे को मौका दीजिए कि वो वहाँ पर आकर बोल सके, ठीक है। सभी शिक्षार्थियों के हित में काम करना, आपको क्या करना होगा, सभी बच्चों के हित में काम करना होगा। और चुनौती जो है, ऑफरिंग चैलेंजेस अकॉर्डिंगली, बच्चों को इजी तरीके से भी नहीं पढ़ाना है, उनको टाइम टाइम पे थोड़े से चैलेंजेस देने हैं जिससे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बनी रहे और बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होती है जिसे हम बोलते हैं UDL, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है UDL। ये एक एजुकेशन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसका मेन काम होता है जो लर्निंग होती है उसको बच्चों के लिए इफेक्टिव, फिजिबल और असेसिबल बनाना। बच्चा कितना इफेक्टिव तरीके से लर्निंग कर पा रहा है, कितना इजी तरीके से लर्निंग कर पा रहा है, ठीक है। चाहे बच्चे का बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे बच्चे का एबिलिटी कुछ भी हो, चाहे बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे बच्चा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उससे पीड़ित हो, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चों को ध्यान में रख के एक जैसी एजुकेशन देनी है। जो UDL होता है ना वो हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट होता है जिसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। क्लियर? जो UDL होता है उसका मेन काम होता है रिप्रेजेंटेशन, जो होता है कि इंफॉर्मेशन कितने वाइड तरीके से आप बच्चों में डिलीवर कर पा रहे हैं, आपके एक्शन और एक्सप्रेशन कि कितने अच्छे तरीके से आप बच्चों को ये चीज़ एक्सप्रेस करके समझा पा रहे हैं।
और इंगेजमेंट कितनी है। जितना इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाएंगे उतना इफेक्टिव तरीके से बच्चे इंगेज होते हैं। करेक्ट। तो जो लेबलिंग और कैटेगराइजेशन होता है ये यूडीएल के अगेंस्ट होता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यूडीएल किसका पार्ट होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इसका मेन काम बच्चों के लिए एजुकेशन को फिजिबल और इजी बनाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी का नाम क्या था? मोरल डेवलपमेंट। क्या है इनकी थ्योरी का नाम? मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया था ना वो किस पे किया था? मोरल रीजनिंग पे काम किया था। यानी कि जो नैतिक तर्कना होती है उस पे इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। इसमें बच्चा मोरल डिलेमा में होता है, उसको ये नहीं समझ में आता है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। तो ये बच्चे के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने 3 स्टेज दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। एक थी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और एक थी पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। जो नैतिक तर्क होता है, मोरल रीजनिंग होती है कि सही है या ये गलत सही है। मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करूँ या ये काम करूँ, वो होता है आपका मोरल रीजनिंग। तो उसका संस्कृति और जेंडर को लेके कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है, उसका कोई रूल नहीं है कि वो कल्चर और जेंडर को अफेक्ट करे। It doesn't specify exact stages for progression of moral development in children. बच्चों में नैतिक विकास की जो प्रगति है उसकी सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इजीली स्पेसिफाई करता है। इन्होंने स्टेज भी इसीलिए दी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कि बच्चा जो है वो मोरल रीजनिंग को लेके अपने आप को एक मेच्योर लेवल तक पहुंच सके कि हमको ये काम करना चाहिए या नहीं। ठीक है। बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट हर स्टेज पर अलग अलग होता है। इट्स बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रायोगिक विधि द्वारा किए गए अध्ययन पर यह आधारित है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डालेगा जिसमें बच्चे को ये मालूम करना होता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या यहाँ पे उनके लिए गलत है। याद रखिएगा, इन्होंने 3 तो लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, और उन्होंने 6 क्या दी थी? स्टेजेस दी थी। इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है। इनकी जो प्राइमरीली रिसर्च है वो किस पे बेस्ड होती है? क्वालिटी पे। इन्होंने इंटरव्यूज लिए थे, ठीक है, ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड पर। तो यहाँ जो ये टर्म दिया हुआ है कि ये प्रायोगिक विधि द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनकी जो रिसर्च थी वो कैसी थी? क्वालिटेटिव थी, ना कि एक्सपेरिमेंटल। और यहाँ क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। जबकि इनकी रिसर्च कैसी थी? क्वालिटेटिव। ठीक है। आई रिपीट, इनकी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च थी जो कि इंटरव्यूज पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? इंटरव्यूज पे। ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी रिसर्च इंटरव्यूज पर बेस्ड थी, इसलिए क्वालिटेटिव मेथड था। जबकि यहाँ दिया गया है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे ये चीज़ क्यों गलत है? इट डजेंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट स्टेजेस, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट स्टेज दी थी। इन्होंने कितनी स्टेज दी थी? 6, और 3 इन्होंने क्या दिए थे? लेवल दिए थे। पहला पॉइंट क्यों गलत है? इस थ्योरी को क्रिटिसाइज ही इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था? लड़कों पे ही काम किया, लड़कियों को इन्होंने कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, each child finds opportunities to play, experiment and discover their world because childhood is a universal construct. ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि हर बच्चा जो होता है उसको खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बचपन एक सार्वभौमिक कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ए और आर जो है वो गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्यों गलत है? ए जो है वो इसलिए गलत है कि बच्चा जो होता है वो खेलता है, नेचुरली खेलता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है। ये लर्निंग और डेवलपमेंट का एक पार्ट होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट इज, रीज़न जो है चाइल्डहुड इज़ ए यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। चाइल्डहुड जो है वो एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, बल्कि हर कल्चर जो है उसमें चाइल्डहुड अलग अलग होता है। बच्चे का सोशल जो है वो अलग होता है और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अलग होता है। इसलिए चाइल्डहुड जो होता है वो हर सोसाइटी में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, चाइल्डहुड जो होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है।
कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो चाइल्डहुड अफेक्ट करता है, सोशल बैकग्राउंड अफेक्ट करता है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बच्चे के चाइल्डहुड को अफेक्ट करता है। और हर बच्चा जो होता है उसको ज़रूरी नहीं है खेलने की, एक्सपेरिमेंट करने की और अपनी दुनिया खोजने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ पे क्या है, ईच चाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर ये होता कि चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बच्चों को ये मौका मिल पाता है, कुछ को ये मौका नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। Next is 23. Which of the following is an example of a question that promotes analytical thinking? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ाने का मौका देता है? करेक्ट। एनालिटिकल थिंकिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें बच्चा खुल के अपने विचारों को लिखता है। और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या आते हैं आपके एमसीक्यूज, वन लाइनर्स। इनमें क्या होता है, बच्चा रोट मेमोराइजेशन करता है, रटा रटाया आंसर होगा उसको बच्चा कॉपी में लिख देगा। जबकि ओपन एंडेड में आप मतलब फ्रीली अपने थॉट्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये भी क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये वन लाइनर्स हैं सारे। लेकिन चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था, तो इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। हर बच्चा अपने तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Next is, while engaging students who are visually challenged, teacher should use which method of teaching? अगर मान लीजिए दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाना है, तो उनको शामिल करते समय टीचर को क्या उपयोग करना चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सके? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस आर एन ऑडिटरी सिस्टम। पहली बात तो एक ऑडिटरी सिस्टम है, यानी कि कान से रिलेटेड श्रवण तंत्र है। और यहाँ बच्चा क्या है, विजुअली चैलेंज्ड है, बच्चे को आंखों से प्रॉब्लम है। तो आवृत्ति संग्राहक संचरण उपग्रह तो यहाँ पे एफएमटीडी जो है उसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस होती है वो एक ऑडिटरी सिस्टम होता है। जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि सुनने में जो दिक्कत होती है वहाँ पे इसको यूज़ में लिया जाता है। तो इसका विजुअल से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत। एक ब्रेल लिपि एंड इट्स ए टैक्टाइल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ये एक ब्रेल लिपि होती है और कैसा होता है, टैक्टाइल होता है। टैक्टाइल मतलब जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, टच करके इजीली अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे उठे हुए डॉट डॉट होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए डॉट डॉट होते हैं। जब बच्चा यहाँ पे अपनी फिंगर्स को चलाता है तो उसको इजीली चीज़ें फील होती हैं, वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। जैसे जैसे वो उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा वैसे वैसे पढ़ना और लिखना उसको आ जाता है। यहाँ पे है ब्रेल इज एन ऑडिटरी सिस्टम। ब्रेल लिपि कभी भी एक ऑडिटरी सिस्टम नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन डिवाइस ये एक टैक्टाइल सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यू आर ए टीचर हु वॉन्ट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। आप एक टीचर हैं और आप अपने बच्चों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग? इस प्रकार की जो रणनीति है और वो चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना किस टाइप के मेथड में आपको मिलेगी कि आप क्रिटिकली थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बच्चों में फोस्टर कर सकें? लेक्चरिंग ऑन द टॉपिक एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल नोट्स। अगर आप बच्चों को लेक्चर देना स्टार्ट कर देंगे या व्याख्यान देना शुरू कर देंगे तो उसमें बच्चा क्या करता है, हमेशा एक रिसेप्टिव उसमें आ जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट विल बी पैसिव एंड टीचर विल बी एक्टिव। यहाँ टीचर तो एक्टिव है क्योंकि वो बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या है, सिर्फ एक श्रोता की तरह से चीज़ों को सिर्फ सुनता जाएगा। असाइनिंग ए प्रोजेक्ट इन विच स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक। आप बच्चे को क्या करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट देते हैं। जब आप बच्चे को एक प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें बच्चा क्या करता है, एक्टिवली इंगेज होगा। लेकिन मेमोराइज, अगर आप बच्चे को जानकारी को याद करने के लिए फोर्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करेगा, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सोल्यूशन। बच्चों को अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न देना, बिल्कुल सही बात है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है, खुद से अपने विचारों को व्यक्त करता है। बच्चा अपना दिमाग लगाता है, चीज़ों को क्रिटिकली वो सोच पाएगा।
गिविंग स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस टेस्ट टू असेट दियर नॉलेज। अगर आप आकलन करने के लिए MCQs देते हैं तो MCQs क्या होते हैं, ये रटे रटाए होते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया तो कोई भी बच्चा इसका जवाब दे देगा दिल्ली। तो उसमें क्या है, ये चीज़ें आपने रटी हुई हैं। लेकिन हम बच्चे को अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन दें, अगर आपसे ये पूछा जाए अगर आप प्रधानमंत्री होते, अगर आप मुख्यमंत्री होते तो इस देश के लिए क्या करते, तो यहाँ पे क्या है, हर बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अलग अलग होगा और हमें बच्चे को क्रिटिकली और क्रिएटिव बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। यहाँ पे पूछा है कौन सा विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। आकलन जो होता है वो FA होता है, ऐसे होता है और असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन में क्या होता है, बच्चे को टाइम टू टाइम हम फीडबैक देते हैं, टीचर्स को इसमें फीडबैक दिया जाता है, बच्चे को ये बताया जाता है कि कहाँ वो लैग कर रहा है, फिर उसको डायग्नोस करके रेमेडी दी जाती है और टीचर जो होता है उसको ये चीज़ कही जाती है कि आप कहाँ पे अपने टीचिंग मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ए रूब्रिक गिवन टू स्टूडेंट एट द बिगनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट दे नीड टू डू टू अचीव ए सर्टेन ग्रेड। ये बिल्कुल सही है कि एक परियोजना की ही शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक ये रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री जो होती हैं वो शामिल होती हैं। ये क्या होता है, आपका फाइनल एग्जाम होता है और जो फाइनल एग्जाम होता है वो किस में आएगा, आपका समेटिव असेसमेंट। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। तो जब हम पूर्व ज्ञान की जानकारी लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो क्विज होती है बिगनिंग में वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ प्रियर नॉलेज। ये क्या हो जाएगा आपका असेसमेंट ऑफ प्रियर नॉलेज। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण, ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। सेकंड फाइनल एग्जाम दैट कवर ऑल द मटेरियल लर्न थ्रू द टर्म, ये समेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, आपने पूरे साल जो भी पढ़ा उसका ईयर एंड में एक एग्जाम ले लिया जाता है। क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एट द बिगनिंग ऑफ क्लास टू चेक फॉर प्रियर नॉलेज, ये असेसमेंट ऑफ प्रियर नॉलेज होता है जहाँ पे क्विज अरेंज होती है और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ये जानने के लिए कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है, तभी हम बच्चे को कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करके पढ़ाते हैं। ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज टू कंपेयर स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में बच्चों को कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है, दैट कम्स ऑलवेज समेटिव असेसमेंट। लेकिन जो रूब्रिक वाला होता है ये होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें बच्चे को गाइड किया जाता है कि कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, बच्चे को गोल जो होते हैं उनको अचीव करने में हम हेल्प करते हैं। ये बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है ड्यूरिंग द लर्निंग जो होती है उसके दौरान होता है, जिससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। अब हम 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला है असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया है आपको एज कम्पेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। मतलब अगर लड़के और लड़की में कंपैरिजन करें तो लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं उनमें सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक होते हैं उनसे अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो उनके अंदर ये जन्मजात प्रवृत्ति होगी कि वो जल्दी से फैक्टर्स को अडेप्ट कर लें। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही सोशल और कल्चरल फैक्टर को इक्वली अडेप्ट करते हैं और दोनों ही अफेक्ट होते हैं। आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा है उससे फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए आप एक ऐसे सर्कल में रहते हैं जहाँ पे सारे बच्चे अच्छी टेंडेंसी के साथ हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। एक आपका सर्कल ऐसा है, आपका सोशल ग्रुप ऐसा है जो गंदे काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनसे अफेक्ट होंगे। कल्चरल फैक्टर्स दोनों को अफेक्ट करता है। रीज़न क्या दिया है, क्योंकि गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जेनेटिकली ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ये कोई भी रीज़न नहीं होता है। और ना ही गर्ल्स जो होती हैं वो इमोशनली वीकर होती हैं।
जो क्या कर, ये जो चीज़ होती है, लड़कियां जो हैं वो आनुवांशिक रूप से लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल गलत है। जिसके कारण उनकी जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं वो उनके अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये भी गलत है और जो रीज़न दिया हुआ है वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। पहली बात तो ये जो कंपेयर किया है ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, ये भी असर्शन और रीज़न है। 12-year अमन gets scared every time, sorry, Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. 12 साल की जो अमाना है वो हर बार डर जाती है कि जो शिक्षिका है उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या जो है उसका जवाब देने या हल करने के लिए बुलाएगी, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। रीज़न क्या है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है। क्यों? 12 साल की क्या है अमाना, वो क्या करती है, अपने आप को बहुत एंजियस फील करती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित फील करती है और बहुत ज़्यादा असुरक्षित वो अपने आप को फील कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि अगर वो गणित की प्रॉब्लम को ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली टीचर उसको डांटेगी और पूरी क्लास के सामने उसको क्या होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको किसी सब्जेक्ट में वीकनेस होती है या किसी भी सब्जेक्ट आपका जो बहुत वीकर पोर्शन होता है, हम उसमें हमेशा डरते हैं कि टीचर जो है वो हमसे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन ना पूछे। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट्स में इग्नोर करते हैं अपने आप को, कई बार क्लास अटेंड नहीं करेंगे और ऐसे में अगर टीचर उनसे पूछ ले कि उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अनसेफ फील करेंगे या एंजियस फील करेंगे ऑब्वियसली आपकी लर्निंग जो है वो अफेक्ट होगी। आपकी लर्निंग पे हमेशा उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कभी भी उसके अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। Next is question number 29. A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to new concepts. Which of the following teaching strategies would be most effective? एक शिक्षिका जो है वो क्या करती है, बच्चों के पास जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चों के पास जो ऑलरेडी उनकी प्रियर नॉलेज है, उससे दूसरे कॉन्सेप्ट को जोड़ करके, यानी कि जो नई संकल्पनाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए वो उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करती है, जिससे जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो। और लर्निंग कैसी हो कि बच्चा एनालिटिकल थिंकिंग कर पाए, उस टॉपिक को वो सोच पाए। तो कौन सी शैक्षिक रणनीति जो है वो यहाँ पे इफेक्टिव रहेगी? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट ए टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल। जब आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पूरा टास्क समझा देंगे तो इसमें क्या होता है, बच्चे का रोट मेमोराइजेशन होगा, बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को रटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, आपने बच्चे को कुछ भी खुद से क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रमोट नहीं किया है। अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूँ और स्टेप बाय स्टेप बता दूँ कि कैसे सॉल्व होगा, तो कभी भी वो एक आप जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पे प्रमोट नहीं होगी। लेक्चरिंग ऑन न्यू मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ए लिस्ट ऑफ की टर्म्स टू मेमोराइज। पहली बात तो जहाँ पे भी मेमोराइज वर्ड आ जाए और आपको नए मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें लेक्चर में दी जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो हमेशा कैसा होगा, पैसिव, और टीचर क्या होगा, एक्टिव। जैसे हम व्याख्यान मेथड बोलते हैं, इसमें टीचर तो एक्टिव होता है, वो पोडियम पे आते हैं, बता के चले जाते हैं, बच्चा क्या करता है, बस पैसिव तरीके से उसको सुनता रहता है। तो ये भी क्या है, गलत है। असाइन स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक चैप्टर एंड आंसर क्वेश्चंस एट द एंड। बच्चे को क्या किया है आपने, टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है पढ़ने के लिए दे दिया, बच्चे ने वो पढ़ दिया और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने के लिए बोल दिया। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, हमेशा पैसिव तरीके से, इसमें भी स्टूडेंट क्या होगा, पैसिव होगा, पैसिव तरीके से बुक में से ही आंसर कॉपी करके उनको लिख देगा। फोर्थ है, आस्क स्टूडेंट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल एंड देन कनेक्ट देम टू द टॉपिक। ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। कैसे? बच्चे से आप ये कहिए कि उसके जो भी एक्सपीरियंस है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, मान लीजिए आप बच्चे को ब्यूएंट फोर्स पढ़ाना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना चाहते हैं, या फिर संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, सर्वनाम पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक है, तो बच्चे का खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस मतलब बच्चे को जो प्रियर नॉलेज है, जो भी वो उस टॉपिक से रिलेटेड जानता है, उसको आप क्या कीजिए, बच्चे से
कहिए कि क्लास में उसको शेयर करे और फिर उसको उसके न्यू मटेरियल के साथ कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसमें क्या होता है, टीचिंग हमेशा फिजिबल होती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है यानी कि जो समावेशी कक्षा होती है, उसमें टीचर जो होता है, समावेशी कक्षा जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए एक क्लासरूम है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये बच्चा मॉडरेट है, ये बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इस बच्चे में कोई लर्निंग डिसऑर्डर है, तो ऐसा नहीं है आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नहीं, सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक जैसी एजुकेशन लेंगे। तो यहाँ पे टीचर जो है वो क्या करेगा, ट्राइज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू डू बेटर बाय प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर आप बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना डाल दे रहे हैं तो बच्चा कभी भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बच्चे क्या है, इस होड़ में आ जाएंगे कि मुझे इससे आगे निकलना है, तो ये गलत है। आइडेंटिफाइज डेफिसिट्स इन चिल्ड्रन एंड करेक्ट लेवल देम। बच्चे में कमी की पहचान करना सही है, जिसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं कि बच्चा कहाँ पर लैक कर रहा है, लेकिन उनको लेबल करना ये यहाँ पे गलत है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चों को क्लासिफाई करना, बच्चों को लेबल करना, बच्चों को डिवीज़न बाय सेपरेट करना, ये सब क्या है, नेगेटिव माने जाते हैं, तो ये भी गलत होगा। सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डिफरिंग एकेडमिक कैपेबिलिटीज़। यहाँ पे भी क्या आ गया, सेग्रीगेशन। जब आप बच्चों को अलग अलग कर दोगे उनकी शैक्षणिक क्षमता के आधार पर, तो ये भी क्या है, गलत है। मान लीजिए आपने एक ए ग्रुप बना दिया, एक बी ग्रुप बना दिया और एक सी ग्रुप बना दिया। ए में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बी में मॉडरेट हैं, सी में बिलो द एवरेज हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर क्लास के बच्चे जो हैं उनमें एक हीन भावना आ जाएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज टू सूट वेराइड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ये बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा का मतलब ही यही होता है जहाँ पे बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज होती है, मान लीजिए आप किसी मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, देन इट्स योर मोरल ड्यूटी टू चेंज द स्ट्रेटेजी। आप उस स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए और बच्चों को एक अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ाइए। मॉडिफाइज द करिकुलम, बच्चे की जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप जो पाठ्यचर्या है उसमें टाइम टू टाइम हमें मॉडिफिकेशन या संशोधन करने की ज़रूरत होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं उनकी नीड को ध्यान में रख कर के एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।